हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, क्लास 9th के भूगोल के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 3। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो ये चैप्टर हम लोग निकालें अध्याय 3। अब अध्याय 3 अफवाह स्वरूप। कौन स्वरूप? अफवाह। अफवाह मतलब होता है, कह रहा है कि अफवाह का परिचय। पहले अफवाह का हम लोग परिचय देते हैं। इस तरीक़े से हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय या विशिष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करते हुए हम सब आप यहाँ पर सब करने का भी आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसका मैं नोट्स बना चुका हूँ कॉपी पर, जो आपको इसके माध्यम से आपको मैं क्या करूँगा वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, अब पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको, अगर मेरे वीडियो देखने से कोई जानकारी प्राप्त हुआ होगा तब, अगर नहीं प्राप्त हो कोई जानकारी, को ऐसा ना लगा कि ये हम जानते हैं, इससे कोई ज़्यादा हम नहीं सीख पाए, तो आप नहीं भी लाइक कर सकते हैं, नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अफवाह स्वरूप। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? अफवाह स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न है क्या, इससे हम क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग अफवाह। कौन वाह? अफवाह। बोल, अफवाह का तात्पर्य क्या हुआ सर? हम क्या, अफवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। अफवाह का मतलब होता है जल प्रवाह। जब आप भारत के भौगोलिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों में आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। आप जब भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं कि विभिन्न प्रकार के धाराएं जो क्या है, अलग अलग जलधाराएं, छोटी छोटी जलधाराएं के रूप में आपस में मिलकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। अतः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय में, झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित होता है। और इन सभी नदियों का जो तालाब है, झील है, जो किसी न किसी नदियों में जाकर क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन भावित? प्रभावित होता है। कौनता है? होता है। प्रवाहित हो जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा क्षेत्र का जल प्रवाहित होकर उसे अफवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। बोल, कहने का मतलब सर हम नहीं समझे, आप क्या हमको समझाइएगा? हम कहें क्यों नहीं आपको समझाएंगे, आपको नहीं समझाएंगे तो हम किसको समझाएंगे? तो बोल समझाइए तो सर। हम कह लीजिए समझ लीजिए। यानी कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे नदी धाराएं हैं, इस तरीक़े से यहाँ बह रहा है, यहाँ भी बहते जा रहा है, यहाँ भी बह के इस तरीक़े से जा रहा है। और एक नदी, मेन नदी में सारा अपना जल, सभी ए प्रकार की नदी है, बी है, सी है, और क्या है, डी प्रकार में, इस सभी नदियाँ क्या होता है, इस नदी, मुख्य नदी में पानी अपना गिरा देती है। इसी को, सिस्टमों को ही क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। बेसिन कहा जाता है जब कोई ऊंचा क्षेत्र, जैसे तब अफवाह द्रोणी या बेसिन किसे कहते हैं? जब नदियों तंत्र के द्वारा जल प्रवाहित होता है, उसे को क्या कहते हैं? उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत या उच्चा भूमि, दो निकटतम अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजन कहलाती है। यही उच्च भूमि आपका क्या कहलाएगा? जल विभाजन कहलाएगा। और जल विभाजन करने मतलब ऐसा दो भूमि, यानी कि क्या कहलाएगा, ये जो इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, इस बीच में जो भूमि बना हुआ है, ये किसके द्वारा ये भूमि अलग हो गया? ये दोनों जल प्रवाह के द्वारा। तो इसी को क्या कहते हैं? जल। इसको क्या हम लोग क्या कहेंगे? जल विभाजन। कौन विभाजन? जल विभाजन के द्वारा ही क्या हो गया, ये भूमि का अलग विस्तार हुआ। किसी भी अफवाह तंत्र का विकास वहाँ की यू आकृति से निर्धारित होती है, वहाँ के भू आकृति से। कोई भी बेसिन का हो, किसी का निर्धारित करना हो, तो वहाँ के भू ही आकृति से क्या किया जा सकता है? निर्धारित किया जा सकता है कि किस प्रकार से
वहाँ का अफवाह तंत्र है। भू आकृति के आकार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। भू आकार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। अब हमको जैसे बता दें, अभी हम आपको बोले कि आप सब करने का भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मौका मिलेगा। मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना पढ़ाता हूँ। बोल जैसे बोल सर लीजिए। नदियों को नदियों को कै भागों में? अफवाह भारत का भाग कै भागों में? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो कहाँ से होता है? अरब सागर में जाकर ये सारा पानी कहाँ गिराएगा? अरब सागर में। और जो प्रायद्वीप नदियाँ और हिमालय की जो वहाँ के जो नदियाँ होगा कहाँ? गंगा, इंडस, ये सब क्या होता है? हिमालय। सोर्स किसका क्या होता है? ग्लेशियर से इसका सोर्स क्या होता है? ग्लेशियर। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होगा जो कहाँ पानी गिराएगा? अरब सागर में। इसका सोर्स यानी कि जल प्राप्त कहाँ से करेगा? रेनफॉल यानी वर्षा के जल से ही प्राप्त करेगा। लेकिन ये कहाँ से करेगा? ग्लेशियर से करेगा। ग्लेशियर से में यानी कि बर्फ का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जो हिमालय पर्वत पर बर्फ से क्या हुआ? ढका हुआ था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जब ये ग्लेशियर से ढका हुआ रहेगा ना तो ये मैदानी सारा पानी कहाँ जाकर गिराएगा? हमेशा पिघलते रहेगा। हमेशा पिघलते रहेगा तो सारा पानी कहाँ? आपके नदियों में पहुँचते रहेगा। ये हमेशा जब भी प्रायद्वीपीय नदी क्या है? जब भी पानी बारिश बढ़ेगा तभी इसमें पानी आएगा, अन्यथा हमेशा क्या रहेगा? सूखा हुआ रहेगा। करा प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर के गिरने वाली नदियाँ क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाता है। जैसे साबरमती, लूनी, रिवर, माही, नर्मदा और तापी, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का भाग है। आगे हम लोग जैसे जैसे आएगा उससे हम आपको बताते जाएंगे। खैर बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि अलग अलग भौगोलिक यानी जमीनी स्तर अलग अलग है, यही कारण नदियां क्या है? एक दूसरे से क्या अलग अलग है, कोई सेम नदियाँ नहीं है। इसकी विभिन्नता निम्नलिखित स्पष्ट है और इसकी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जो क्या स्पष्ट रूप से दिया हुआ। बोल क्या क्या दिया हुआ? सबसे पहले हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ कौन कौन? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा है, जो ग्लेशियर से अभी हम आपको दिखाएं कि कहाँ से पानी प्राप्त करता है? ग्लेशियर से। ग्लेशियर कहते हैं किसको? पहाड़, हिमालय पर जमे पहाड़ पर पर्वत पर क्या चीज? बर्फ को ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? पिघलते रहकर हमेशा 12 मास यानी कि 12 जनवरी से लेकर दिसंबर तक यह पानी इसका पूरा करते रहता है। करा हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होती है, यानी कि 12 महीना जनवरी से लेके दिसंबर तक ये हमेशा पानी गिर रहता है। यानी कि कहने का मतलब कुछ अस्थाई, ये अस्थाई रूप से पानी हमेशा, जैसे गंगा नदी आप देखे होंगे तो गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय से बहकर आते हैं। हिमालय पर कहाँ से? हिमालय के ग्लेशियर से। हिमालय के ग्लेशियर से आएगा तो पिघलेगा तो हमेशा पानी आते रहेगा, इसलिए बारहमासी कहा जाता है। या तो अस्थाई नदियाँ के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौची किया जाता है? जाना जाता है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से, हिम मतलब कुछ अभी बताएं ग्लेशियर, हिम के पिघलने से सालों भर जलपूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है। ये जो सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये ब्रह्मपुत्रा नदियाँ, गंगा नदी है जो हिमालय से निकलती है। जो प्रमुख नदियाँ, कौन नदियाँ? प्रमुख नदियाँ हैं। करा डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बोल क्या सर? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजोन नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ कौन है? अमेजोन नदी। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा जंगल, तो अमेजोन जंगल। विश्व में किसे कहा जाता है? विश्व का पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजोन जंगल को ही पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। आप लीजिए एडिशनल जोड़ लीजिएगा, आपको इसमें दिया हुआ क्या? विश्व का सबसे अफवाह बेसिन कौन है? सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो आप लिखते विश्व के सबसे बड़ा जंगल तो अमेजन जंगल। विश्व के सबसे पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता था? पृथ्वी का फेफड़ा अमेजोन को कहा जाता है। आप इसे लिख लीजिए सकते हैं, नोट में बनाकर लिख दीजिए, याद कीजिए। भारत की किस नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है? तो भारत के गंगा नदी का अफवाह बेसिन सबसे क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसकी लंबाई 25, हम लोग आगे पढ़ेंगे, 25 किलोमीटर है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी। बोल कौची दिखाई दे रहा है सर? हम कि आपको दिखाई दे रहा है तो आप तो बताइएगा कि क्या दिखाई दे रहा है। तो बोल सर हमको तो दिखाई दे रहा है कि कैमरा हिल गया। तो बोल नहीं, वो नहीं हम पूछ रहे हैं,
हम तो आपको पूछ रहे हैं ये कि प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करता है। जब ये नदी जो पर्वत क्या करती है, गिरती है, जिस तरह देख रहे हैं इधर भी ऊंचा इधर भी ऊंचा नीचे जा रहा है पानी, क्योंकि काटते काटते एक लंबे समय से क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। आप मूवी वूवी में देखते होंगे पहाड़ी इलाका में ने नीचे झरना जैसा पानी गिरते रहता है, इधर भी पहाड़ रहता होगा, इधर भी पहाड़ रहता होगा, पानी कैसे गिरते रहता होगा। इसी को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इस तरीका से रहता है, शेप बनल, इसे उठा हुआ शेप बनल रहेगा, इस तरीका से उठा हुआ, इस तरीका से उठा हुआ रहेगा, अब पीछे से पानी जाएगा, कौन जाएगा, पानी जाएगा। करा हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थान से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को अंजाम देती है। जो हिमालय से जितना भी नदी आता है ना, जो हिमालय से उद्गम होता है, यानी उद्गम स्थान किसको कहते हैं, जहाँ से नदी का प्रवाह होने लगा उसी को क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। यही उद्गम स्थान से क्या होने लगता है, अनेक चीज कार्यक्रम करते हुए यहाँ पर प्रवाहित होते रहती है। तो बोल क्या क्या सर, हम बताते हैं, कौन आते हैं, बताते हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है। जितना ऊपर में रहेगा, तीव्र अपरदन मतलब कुछ तेजी से नीचे आएगी तो बहुत ताकत लगा कर आएगी, और ताकत लगा कर आएगी तो उसमें जो जिसको टकराएगी वो बहा कर लेके जाएगी। और अपरदन का मतलब होता है मिट्टियों को बहा कर लाना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो ये कह रहा ऊपर में भाग में तीव्र अपरदन करती है। और सिल्ट, और जो मट्टी को दहा कर ला रहा है पूरा पानी मिलाकर, उसे क्या कहते हैं, सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों को संवहन करती है। संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है ये नदियाँ, क्योंकि बहुत ऊपर से बहुत ऊंचा से आता है, और ऊंचा से आने के कारण क्या होता है, बहुत तेजी से आएगा, और तेजी से आते हुए नीचे की ओर बहता चला जाएगा। नदियाँ ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है, और नदियाँ जैसे जैसे क्या होगी, आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार इसमें अवसाद की मात्रा क्या होते चले जाएगी, बढ़ते जाएगी। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियाँ को संवहन करने में कठिन हो जाती है। और जैसे जैसे ढाल जो इस तरीक़ा से, मान लीजिए ढाल ऐसे है, धीरे धीरे ढाल क्या होता रहेगा, कम होते चल जाएगा। मान लीजिए पेंसिल देखिए, दिख रहा होगा पेंसिल, इस तरह ढाल ज़्यादा है तो पानी स्पीड में इसे ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा, पानी स्पीड से गिरेगा। ढाल जैसे जैसे क्या हो जाता है, कम जो होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी भी क्या हो जाएगा, कम गिरेगा। और जब पानी गिरेगा, ढाल के मतलब हो सर हम नहीं समझे, फिर से बताइए कि देखो यहाँ से खड़ा ढाल है इस तरीक़ा से, तो यहाँ पर हम पानी रखेंगे तो पूरा स्पीड में गिरेगा, कोई चीज़ लोड़ाएंगे तो स्पीड में गिरेगा। और जैसे ही धीरे धीरे इधर आते जाएगा, ये नदिया इसे सीधा होते चला जाएगा, तो ढाल क्या हो रहा है, देखो कम यहाँ तक पानी आएगा, तभी ढाल कम है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे सीधा होते चला जाएगा, एकदम सीधा इस तरीक़ा से हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड धीरे धीरे इसका नदिया का प्रवाह का स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। वही करा कि कठिनाई हो जाती है, परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर गोखुर झील का बाढ़ का मैदान या डेल्टा जैसे अनेक आकृति का निर्माण करती है। और जब इसका नदियों का प्रवाह कम जाता है तो गोखुर झील मतलब जैसे गाँव का खूर होता है, इस तरीक़ा से जैसे नदियाँ जा रहा तो प्रवाहित हो रहा, इधर से इधर को खनते चला गया, इधर पानी इकट्ठा कर देगा, इधर से क्या हो जाएगा, अपना चला जाएगा। तो कैसा झील हो गया, गोखुल झील। कौन झील, इसको गोखुल झील के नाम से भी जाना जाता है। और बाढ़ का मैदान या डेल्टा मतलब क्या होता है, जहाँ पर जमीन उमीन पर पेड़ पौधे हों और पानी भी हो, उसे डेल्टा कहते हैं, का आकृति का निर्माण करती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से ऐसे बहते हुए ऊपर से ढलान से ऊपर से नीचे बहते हुए आ रहा है, इस तरीक़ा से। और देखिए गोखुर इस तरीक़ा से आया, इस गोखुर है, क्या है, गोखुर, कौन खुर, गोखुर है। इधर से बनाते हुए धीरे धीरे क्या डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए इधर पानी, अब कहीं ज़मीन, कभी पानी, कभी ज़मीन, कभी पानी, इस तरीक़ा से होता है। गोखुर जी का क्या करती है, निर्माण करती है। ये ऊपर से देखिए कितना ढलान नीचे तक ये आ रहा है। करा प्रायद्वीप नदियाँ, कौन द्वीप नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप की नदियाँ के बारे में अभी हम आपको क्या किए बताएं, बोल क्या बताएं सर। यहाँ के अधिकांश नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीप की नदियाँ अधिकांश अभी बताएं क्या मौसमी होती है। मौसमी यानी कि वर्षा होगा तो जल रहेगा, वर्षा नहीं होगा तो जल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर से निकलता नहीं है। जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल है। इसका स्रोत मुख्य रूप से किसका है, वर्षा जल। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मैदान में जब वर्षा नहीं होता है, ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मैदान में जब वर्षा नहीं होता है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ का जल स्तर
घटकर छोटी छोटी धाराओं का या नलिकाओं में परिवर्तन हो जाती है। और जब यहाँ पर नहीं होता तो बड़ी बड़ी नदियाँ क्या छोटी छोटी, जब पानी नहीं है, बरसात नहीं है, तो छोटे छोटे बड़ा, जिस इस तरीका से बड़ा ये जल है तो एकदम छोटे छोटे जल में इस तरीका से आ गिरेगा, नली नाला जैसा बनेगा, क्योंकि उस समय तो बारिश नहीं हो रहा। आप कभी आसपास के अपने नदी में देखे होंगे नहीं तो गर्मी के मौसम में ऐसा होगा सूख जाता होगा या नली जितना पानी उसमें चलता होगा। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कौन नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। अगर रहता कौन? हिमालय नदियाँ, उसमें हमेशा पानी बहते रहता। वर्षा जल का ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मैदान में जब वर्षा नहीं होती है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ का जल स्तर घटकर छोटी छोटी जलधाराओं में या नलिकाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसमें कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट परिवर्तन से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई, किसकी ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम घाट से निकल के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बोल सर बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, जिसे हम आपको दिखा देते हैं। बोले हमको एक एक चीज़ दिखाते जाएंगे। बंगाल की बे ऑफ बंगाल की जो ऐसा नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में पानी गिराता है, कौन कौन है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा। ये नदियाँ जो कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ गिराती है? अरब सागर में। कौन कौन? साबरमती, लूनी रिवर, माही, नर्मदा और तापी, जो इम्पोर्टेंट है, भारत के मुख्य नदियों हैं में से एक नदी इन लोग है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आपको पता चल गया होगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदियाँ गिराते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा नदी, सारा नदी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये नदियाँ छिलछिली और कम लंबी होती है। ये जो नदियाँ जो छिलछिली होती है और क्या होती है? कम लंबी होती है। कौनती है? होती है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे ये होती है। ये नदियाँ अनेक जगह पर जलप्रपात का निर्माण करती है। अनेक प्रकार से कहो जलप्रपात, जलप्रपात मतलब गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि पहाड़ के रूप में से नीचे गिराती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे राजगीर में जलप्रपात एक तरीका से कहते हैं, राजगीर में है। और कहाँ? कैकोलत में जलप्रपात है। आपको देखते होंगे झरना से ऊपर पानी गिरता है, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियां द्वारा ज्वालामुखी, इसको कहते हैं, एस्चुरी बनाता है। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरेगा वो क्या बनाएगा? डेल्टा बनाएगा। और जो अरब सागर में भी गिरेगा ज्वार नंदमुखी बनाएगा। ज्वार नंदमुखी डेल्टा मतलब वहाँ क्या करेगा? नदियाँ का अपवार कम हो जाता है, तो इस तरीका से पूरा क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। बोल सर नहीं समझ में आया, आप समझाइए हमको, बढ़िया समझाइए। हम कि लीजिए आपको हम क्या समझते हैं, बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पुल कहने का मतलब देखिए, जो इधर है भारत का ये मैप इधर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया इधर, और ये क्या हो गया? आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? अरब सागर है। जो अरब सागर में नदियाँ गिराती है, जो नदियाँ कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ज्वार नंदमुखी बनाती है। ज्वार नंदमुखी यानी आगे वाला मुहाना पर नदियाँ आ रहा है ना, तो इसका स्पीड कम होता है। स्पीड कम होता है तो आगे पूरा भर जाता है, तो ये अपना रास्ता बदल के इधर से आराम से इधर से पूरा मिट्टी गाद फैलाते रहेगी, और बीचे दिखा धीरे हल्का हल्का सोई जैसा पानी गिरा के रहेगी। कहाँ? इन नदियाँ में। इसे कहते हैं ज्वार नंदमुखी। डेल्टा नदी किसको कहते हैं? गिराते डेल्टा, यानी पूरे बहुत लंबे बड़े भाग में क्या रहेगा? फैला रहेगा। अब ऐसा कि जहाँ बहुत यहाँ पेड़ पौधे भी रहेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे रहेंगे यहाँ, लेकिन पेड़ पौधा नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार कभी आएगा स्पीड में तो इसको दहा कर लेकर चल जाएगा। बरसात के मौसम में आएगा तो पूरा तेजी से बहा कर सारा मिट्टी को लेकर चला जाएगा। कहाँ? समुद्र में। और जब वर्षा भर धीरे धीरे चलते रहेगा तो नली जैसा बहते रहेगा, लेकिन इसमें तो हमेशा गिरते रहेगा। तो हमेशा इसका जब बंगाल के खाड़ी आते आते, जितना भी हिमालय की नदियाँ है, बंगाल के खाड़ी आते आते इसका पानी क्या हो जाता है? धीरे हो जाता है, स्पीड हो जाता है, कम हो जाता है एकदम। जो क्या होगा? ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल जाकर और जरी जरी पानी बहते रहती है, हल्का हल्का धारा जैसा क्या होते रहती है? बहते रहती है। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या उगे रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कर आपको पता चला होगा कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एस्चुरी कहते बनाती है। अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। कौन नदियाँ भारत की प्रमुख नदियाँ? भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है। भारत के अपवाह मानचित्र से पता, यानी कि भारत के मानचित्र हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरीका से मानचित्र है उसके बारे उससे पता चलता है। आप नहीं पढ़े होंगे तो जाके पहला वीडियो पार्ट 1 में जाके आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसमें बताया गया, और पार्ट चैप्टर 2 में भी बताया गया।
तो भारत का वन मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। हिमालय की प्रमुख नदियां कौन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आपको अभी हम बताए हैं हिमालय से जो निकलने वाली क्या होते हैं, नदियां होते हैं। प्रमुख नदियां कौन है हिमालय से निकलती है? गंगा, सिंधु, इंग्लिश में इंडस कहते हैं सिंधु को, ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलती है। प्रमुख नदियां हिमालय से निकलने वाली है। ये नदियां लंबी एवं गहरी है। नदियां लंबा भी बहुत है और क्या गहरा भी बहुत है। ये नदियां लंबी एवं गहरी है। मुख्य नदियां के अतिरिक्त इसकी कई सहायक नदियां भी है और इसके बहुत सारे क्या है सहायक नदियां भी। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती है हुई बंगाल के खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। इस नदियां का व्याख्या निम्नवत की जाती है। आप देख सकते हैं कहा कि जो ऐसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय है जो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। अभी बताया बंगाल के खाड़ी में गिरेगा तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, और सॉरी बंगाल के खाड़ी में भी कुछ नदियाँ ऐसे क्या होते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बंगाल के खाड़ी में क्या होते हैं गिरती हैं। लेकिन जो अरब सागर में गिरेगा तो क्या होगा प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएगा। बंगाल के खाड़ी में गिरेगा तो क्या कहलाएगा वो वैसे नदियाँ क्या कहलाएंगे बंगाल के खाड़ी में जो गिरेंगे वैसे नदियाँ क्या चीज़ का निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। जो बंगाल के खाड़ी में गिरेगा डेल्टा का निर्माण करती है। जो कहाँ गिरेगा अरब सागर में गिरेगा वो एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुखी का निर्माण करेगी। आपको दिखाई दे रहा होगा क्रियाकलाप। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को सूची बनाए जिसका अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अपवाह होने वाली नदियां का भी पहचान किया जा सकता है। हम इस सब चीज़ का क्वेश्चन आंसर आपको देने वाले हैं। बने रहे पवन टीचर, इसलिए तो लिखा हुआ आप देख सकते हैं ना, लिखा हुआ है पढ़ाने का एक नया तरीका। आइए और एक एक चीज़ यहाँ से सीख कर जाइए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो बोल क्या सर हम तो नहीं जानते। हम क्या हम बताएंगे नहीं जानते तो बोल क्या नहीं जानते हैं? नदियां अपने गाद के प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। ये जो नदियां होता है जो अगल बगल में क्या चीज़ गाद का निर्माण करते जाती है, जिससे गाद का निर्माण करने जाती है कहने का मतलब क्या चीज़ नदी आ रहा है अपन बगल में जो मट्टी को क्या करते जाएगा छोड़ते जाएगा। इससे क्या होता है मनुष्य के यहाँ ऊंचा हो जाएगा। ये ऊंचा हो जाएगा तो मनुष्य यहाँ पर रहने के लिए भी क्या इनको उपयोगी होता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी भी होते हैं। याद कीजिए बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो ये तो आपको भी पता है कि बिहार के पटना राजधानी है जो गंगा नदी के तटबंधी पर क्या है स्थित है, अधिकांठित है, स्थित है। आपको अब हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं सिंधु घाटी की ओर। कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी कौन नदी? पहले हम आपको किताब के माध्यम से पढ़ के बता देते हैं और इसको सब करने के लिए नोट्स बनाने के लिए आपको हम कॉपी पर जो लिखे हैं उसके बारे में बढ़िया से हम आपको समझा देंगे। करा सिंधु नदियाँ इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस। इंडस और नदी को क्या कहते हैं रिवर।